हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 23 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो भारतीय राज्यों के लोक नृत्य। तो यहाँ से याद रखेंगे उड़ीसा से कौन कौन सी लोक नृत्य हैं, तो सावरी है, घुमरा है, पेनका और मुनारी उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो घूमर हो गया, चक्री और गणकौर, ये हैं राजस्थान के लोक नृत्य। दोस्तों, इसमें घूमर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो कुमी है, कोलट्टम है और कावड़ी, ये किससे संबंधित हैं, ये तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं, इंपॉर्टेंट कोलट्टम। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो नौटंकी, रासलीला और कजरी, ये जो लोक नृत्य हैं ये हमारे यूपी से संबंधित हैं और सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। झारखंड की अगर हम बात करें तो अलकप हो गया, अग्नि है, पाइका है, डोमकच, ये झारखंड के लोक नृत्य हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो गौरमारिया, पंडवानी, वेदमती और कापालिक, ये जो लोक नृत्य हैं ये छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के हैं जवारा है, मटकी है, आड़ा है और सेल भदोनी, ये जो नृत्य हैं ये मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो कुचिपुड़ी हो गया, भाला कल्पम हो गया, कूलाट्टम हो गया, ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। इसमें कुचिपुड़ी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। असम की बात करें तो बिहू, महारस, खेल गोपाल और बिछुआ, इसमें बिहू कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिहार की अगर हम बात करें तो बखू बखैन और जाट जटन, ये बिहार के लोक नृत्य हैं। गुजरात की बात करें तो गरबा और भवई, इसमें गरबा ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो झूमर हो गया, फाग हो गया और दाफ, ये हरियाणा के लोक नृत्य हैं। और दोस्तों, इसमें जो झूमर है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो झोरा हो गया, झरही हो गया, धामन हो गया और महासू, ये हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो रऊफ है, हिकत है और दमाली, इसमें रऊफ जो है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यक्षगान है, कुनिता है, लंबी है, ये हैं किसके लोक नृत्य, तो ये हैं कर्नाटक के लोक नृत्य। केरल की बात करें तो ओटम थुलाल है और कैकोटिगली है, ये हैं केरल के लोक नृत्य। महाराष्ट्र की बात की जाए तो लावड़ी, नकाटा और कोली, ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। इसमें यक्षगान पूछा जा चुका है। और यूपी की बात करें तो नौटंकी, रासलीला और कजरी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो चुका है कई बार, इसमें क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा सी-टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा RO ARO हो गया, इसके अलावा UP PSC हो गया। तो ये जो एग्ज़ाम है यहाँ से ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। और किन किन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन याद हो चुके हैं कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का जो है रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उन्नाव में। अगला है, सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया, ये किस शहर से थे। दोस्तों, जो राजू श्रीवास्तव ये हमारे यूपी से संबंधित है और कानपुर में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अगला है, किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, चाइना ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी, तो INS अजय P-34, ये एक नौसैनिक जहाज था जिसे जो है सेना से विमुख कर दिया गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों, ये जो PDF ई बुक है इसमें हमने जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक के यूपी करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है।
और दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स का लास्ट 8 मंथ का हमने वीडियो भी यूट्यूब पर जो है अपलोड किया हुआ है, तो उस आप वीडियो को भी देख सकते हैं। और दोस्तों इस PDF को डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दक्षिणी कमान में। अगला है, किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है इस तरह की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में ऑस्कर 2023 के लिए भारत की किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, छेलो सो को। अगला है, देवेंद्र झाझरिया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित आचार्य राम यतना शुक्ला का निधन हो गया, वह किस जिले से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भदोही से ये संबंधित थे। और यहाँ आप इनकी इमेज देख सकते हैं। कौन है ये? आचार्य राम यतना शुक्ला। दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से ये सम्मानित हो चुके थे, संस्कृत के विद्वान थे और काशी विद्वत परिषद के ये पूर्व अध्यक्ष थे, आचार्य राम यतना शुक्ला। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है 90 वर्ष की आयु में। संस्कृत व्याकरण और वेदांत शिक्षण और आधुनिकीकरण के नए तरीकों का आविष्कार की दिशा में उनके योगदान के कारण उन्हें लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें अभिनव पाणिनि के नाम से जाना जाता है। ठीक, किस लिए? क्योंकि संस्कृत व्याकरण और वेदांग जो शिक्षण है उसमें नए तरीकों का इन्होंने आविष्कार किया और इसी के चलते इन्हें जो है अभिनव पाणिनि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों खास बात यहाँ पर यह है, याद रखेंगे कि जो आचार्य रामयत्न शुक्ल हैं ये हमारे यूपी से संबंधित हैं। इनका जो जन्म है वो 15 जनवरी 1932 को यूपी के भदोही जिले में हुआ था। ठीक, याद रखेंगे संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे और उन्होंने प्राचीन और संस्कृत ग्रंथों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है इनका। क्या है? आचार्य रामयतना शुक्ला। हाल ही में निधन हो गया है 90 वर्ष की एज में। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो हमारे यूपी के भदोही जिले में इनका जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कौन थे, तो याद रखेंगे ये एक संस्कृत विद्वान थे। दोस्तों पद्मश्री इनको मिल चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कब उस अवार्ड को दिया गया। तो याद रखेंगे पद्मश्री की अगर बात करें तो इन्हें जो है साल 2021 में, ठीक, साल 2021 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत 2023 में पहली मोटो ग्रैंड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नोएडा में। दोस्तों भारत जो है अगले साल ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर पहली बार मोटो ग्रैंड प्रिक्स विश्व चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा। और इसे नाम क्या दिया गया? तो इसे ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत नाम दिया गया है इस चैंपियनशिप को। ठीक, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में पहली बार इस तरह की जो रेसिंग की चैंपियनशिप है वो आयोजित होगी। मोटो ग्रैंड प्रिक्स के व्यावसायिक अधिकारों के मालिक डोरना और नोएडा में बसे रेस प्रमोटर फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ने अगले 7 वर्षों तक भारत में प्रीमियर दोपहिया रेसिंग प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए बुधवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रतियोगिता की अगर हम बात करें तो इसमें 90 देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिसमें देश में रोजगार के अलावा पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। तो याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि भारत में पहली बार जो है इस तरह की जो रेसिंग चैंपियनशिप है वो आयोजित होगी। ठीक है, कौन आयोजित करेगा? तो याद रखेंगे पहली बार मोटो ग्रैंड प्रिक्स जो है विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी हमारा देश करेगा। और कहाँ पर आयोजित होगी? तो ग्रेटर नोएडा में ये आयोजित होगी। ठीक, इस बात को याद रखेंगे और 90 देशों के प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नरसिम्हा पैरामेडिकल संस्थानों के विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मिशन निरामया। दोस्तों यूपी सरकार ने नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों में विद्यार्थियों को बेहतर पढ़ाई और प्रशिक्षण की सुविधा देने के लिए एक एप्लीकेशन जो है शुरू किया है। कौन सा मिशन जो है शुरू किया है? सॉरी, एप्लीकेशन नहीं है, मिशन है। ठीक है, कौन सा मिशन शुरू किया है? तो मिशन निरामया जो है ये शुरू किया गया है। किस लिए किया गया? तो याद रखेंगे नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थान के जो विद्यार्थी हैं
उनकी बेहतर पढ़ाई और प्रशिक्षण की सुविधा देने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया। ठीक, तो याद रखेंगे मिशन निरामया किस राज्य से संबंधित है, तो यूपी से संबंधित है। किस लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको जो है शुरू किया है, तो नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों में विद्यार्थियों को बेहतर पढ़ाई और प्रशिक्षण की सुविधा देने के लिए इसको शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्योग कौशल को आगे बढ़ाने के लिए स्केल ऐप पेश किया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चमड़ा उद्योग को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने जो है हाल ही में चमड़ा उद्योग कौशल को आगे बढ़ाने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। कौन सा? स्केल नाम से। स्केल की अगर हम बात करें कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखेंगे स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, याद रखेंगे SCALE। S फॉर हो जाएगा स्किल, C फॉर सर्टिफिकेशन, A फॉर है असेसमेंट फॉर, और L फॉर हो जाएगा लेदर, और E फॉर हो जाएगा एम्प्लॉयज। ठीक, याद रखेंगे आप इसका फुल फॉर्म अच्छे से, कई बार फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार की जरूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करता है। चमड़ा कौशल क्षेत्र परिषद ने चमड़ा उद्योग में प्रशिक्षुओं को कौशल विकास कार्यक्रमों के डिजाइन और प्रशिक्षण के तरीके को बदलने के लिए एंड्रॉयड ऐप स्केल विकसित किया है। तो यहाँ से आपको यही याद रखना है कि हाल ही में जो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने किस उद्योग को जो है आगे बढ़ाने के लिए स्केल एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो याद रखेंगे चमड़ा उद्योग को बढ़ाने के लिए। और अगर ये पूछा जाए कि चमड़ा उद्योग को बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, तो स्केल नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदल करके अस्ताना कर दिया है? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो ए कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो पुनः से बदली गई है। दोस्तों, कजाकिस्तान की जो संसद है उसने देश की राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदल करके फिर से अस्ताना करने का फैसला किया। सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं का यह निर्णय पूर्व सोवियत गणराज्य के पहले राष्ट्रपति से खुद को अलग करने का एक कदम है। देश की संसद ने देश के संविधान में संशोधन की मदद से देश की राजधानी का पुनः से नाम बदला, और क्या नाम कर दिया है, तो अस्ताना नाम फिर से कर दिया। दरअसल दोस्तों क्या है कि जो कजाकिस्तान देश है इसकी राजधानी पहले अस्ताना थी, लेकिन अभी जो है कुछ समय पहले इसकी राजधानी बदली गई और क्या कर दी गई थी, तो नूर सुल्तान इसकी राजधानी कर दी गई थी। लेकिन फिर से जो कजाकिस्तान की संसद है उसने नूर सुल्तान से बदल करके कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना करने का फैसला किया है। ठीक, तो ये अभी काफ़ी चर्चा में है कजाकिस्तान, तो इससे संबंधित भी आपको कुछ बातें याद रखनी है। जैसे कजाकिस्तान की राजधानी क्या हो गई है, तो अस्ताना। अभी देखिए नूर सुल्तान से अस्ताना हुई है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो ध्यान रखेंगे अस्ताना इसकी राजधानी हो गई है। दोस्तों, अगर हम बात करें कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो कसीम जोमार्ट टोकायोव। याद रखेंगे कसीम जोमार्ट टोकायोव, ये जो है वर्तमान में क्या है, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। और कजाकिस्तान की करेंसी अगर हम बात करें, यानी कि मुद्रा क्या है कजाकिस्तान की, तो टेंगे वर्तमान में जो है कजाकिस्तान की मुद्रा है। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट के रूप में किस देश के कार्यकाल को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हमारे देश भारत के कार्यकाल को। दोस्तों, जो AIBD है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, तो इसके अध्यक्ष के रूप में भारत के कार्यकाल को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नई दिल्ली में 2 दिवसीय आम सम्मेलन आयोजित हुआ था AIBD सदस्य देशों द्वारा, तो उसमें ये निर्णय लिया गया है। वर्तमान में प्रसार भारती के CEO और दूरदर्शन के जो महानिदेशक हैं मयंक कुमार अग्रवाल, ये AIBD के अध्यक्ष हैं, ठीक, भारत की ओर से। तो याद रखेंगे यहाँ से कि जो AIBD है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, तो इसके अध्यक्ष के रूप में भारत के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो एक और वर्ष के लिए जो भारत का कार्यकाल बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय तैराक कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एल्विस अली हजारिका। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ये जो है नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय तैराक बन गए हैं। दोस्तों, ये असम के हैं, याद रखेंगे किस राज्य से हैं, तो असम के एक वरिष्ठ तैराक हैं एल्विस अली हजारिका।
ये जो है नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी तैराक बन गए। एक रिकॉर्ड ये, इसके साथ ही वह नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय तैराक भी बन गए हैं। एल्विस और उनकी टीम ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए 14 घंटे 38 मिनट का समय लिया। उत्तर पूर्वी उत्तरी आयरलैंड और दक्षिण पश्चिमी स्कॉटलैंड के बीच नॉर्थ चैनल जलडमरू मध्य है। तो इसी जो नॉर्थ चैनल जलडमरू मध्य है, इसी को जो है इन्होंने पार किया है और इसको पार करने वाले ये सबसे उम्रदराज भारतीय तैराक बन गए हैं। ठीक, तो दोनों बातें ध्यान रखेंगे। एक तो रिकॉर्ड ये बना और दूसरा क्या बना है कि नॉर्थ चैनल को पार करने वाले ये पहले उत्तर पूर्वी तैराक बन गए हैं। नाम क्या है? एल्विस अली हजारिका। रहने वाले कहाँ के हैं? तो ये असम के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट बल्लेबाज ने हाल ही में आईसीसी T20 रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सूर्य कुमार यादव ने। और यहाँ आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, आईसीसी की ओर से हाल ही में जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार जो सूर्य कुमार यादव हैं, ये 780 रेटिंग पॉइंट के साथ T20 बल्लेबाजों की सूची में तीसरे नंबर पर पहुंच गए। जबकि जो पाकिस्तान के बाबर हैं, ये 771 पॉइंट के साथ चौथे पायदान पर आ गए हैं। पाकिस्तान के जो विकेट कीपर हैं बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, ये जो है 825 अंकों के साथ अभी दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज बने हुए हैं वर्तमान में। और दूसरे नंबर पर कौन है? तो 792 पॉइंट के साथ दक्षिण अफ्रीका के एडेन मार्करम, ये दूसरे नंबर पर हैं। ठीक, तो यहाँ से याद रखेंगे आप आईसीसी T20 बल्लेबाजों की सूची। तो पहले नंबर पर कौन है? तो पाकिस्तान के हैं, क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान। दूसरे नंबर पर कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका के एडेन मार्करम, ये दूसरे नंबर पर हैं। और तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं भारत के सूर्य कुमार यादव, जो इनकी रेटिंग कितनी है? तो 780 रेटिंग इनकी इसमें है। किसमें? याद रखेंगे T20 बल्लेबाजों की सूची में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्कूलों में नो बैग डे शुरू होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। दोस्तों, बिहार सरकार जो है छात्रों पर बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे नियम लाने जा रही है। इसमें क्या होगा? तो इसमें सरकार हफ्ते में कम से कम एक दिन जो बच्चे हैं वो बिना बैग के स्कूल जाएंगे, यानी कि नो बैग डे जो है सप्ताह में एक बार मनाया जाएगा। सप्ताह में कम से कम एक बार जो छात्र हैं वो केवल और केवल लंच बॉक्स लेकर ही स्कूल में आएंगे। उन्हें किताबें ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो दिन व्यवहारिक और अनुभवात्मक, वो जो दिन होगा जिस दिन नो बैग डे होगा, वो जो दिन है वो व्यवहारिक और अनुभवात्मक चीज़ों को सीखने के लिए समर्पित होगा। ठीक, तो यहाँ से याद रखेंगे कि एक नई पहल है कि किस राज्य सरकार ने जो है स्कूलों में नो बैग डे नियम लाने जा रही है कि सप्ताह में एक दिन जो है वो छात्र बिना बैग के स्कूल जाएंगे। तो ऐसा जो नियम है वो बिहार सरकार लाने जा रही है। तो याद रखेंगे आप बिहार, और इसमें क्या होगा कि जो छात्र है वो केवल और केवल लंच बॉक्स लेकर जाएंगे स्कूलों में नो बैग डे के दिन। ठीक, याद रखेंगे बिहार सरकार। अगला क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को ये मनाया जाता है। और दोस्तों, अल्जाइमर क्या है? तो अल्जाइमर एक मस्तिष्क विकार है जो किसी व्यक्ति की याददाश्त और सोचने की क्षमता को नष्ट कर देता है। क्या होता है? अल्जाइमर एक तरह की बीमारी होती है और अल्जाइमर एक मानसिक बीमारी होती है। और इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसकी याददाश्त और सोचने समझने की जो क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिन चिकित्सक समस्या पर चिंतन करते हैं और इसे नियंत्रित करने या रोकने के तरीके सुझाते हैं। तो अल्जाइमर जो मानसिक बीमारी है, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ही इस दिवस को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे आप, विश्व अल्जाइमर दिवस ये कब मनाया जाता है? तो हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे 23 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि कौन सा राज्य एक जिला एक पर्यटन केंद्र योजना शुरू करेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, उत्तर प्रदेश। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो।
तो ये रहा आज का क्वेश्चन। प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।